हेलो एवरीवन, आज के इस धमाकेदार सेशन को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस से क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है, कैसे पूछा जाता है, राइट ना। तो आज आपको हम पहले बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये देखिए, यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा, लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन की थीम। तो आपको मालूम होगा पर्यावरण में 6 थीम है, समझ रहे हैं ना। पहला है परिवार एवं मित्र, इसका सब थीम है गाइज संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, समझ रहे हैं ना। और दूसरा थीम है भोजन, तीसरा थीम है आश्रय, चौथा पानी और पांचवा यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। आप याद रखिएगा, यह परिवार एवं मित्र थीम है और इसका भी उप थीम है, इसका संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। यह क्वेश्चन ट्रेंड करेगा सीटेट में। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से रिलेटेड, समझे ना। एपीकल्चर में इसी प्रकार होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ट्रेंड करता है। यह क्वेश्चन ट्रेंड करता है, आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन, शहद प्राप्त होता है जिससे। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। पूछेगा मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का कौन डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लीची के फूल फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। पूछेगा मधुमक्खी पालन के लिए सही समय कौन महीना होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय अंडे देते हैं। पूछेगा कि मक्खी में जो होता है रानी देखिए आपको बता देते हैं, क्वेश्चन अलग अलग घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। देखिए मक्खी में जो होता है ना, केवल रानी मक्खी अंडे देते हैं, बाकी जो मक्खी होते हैं वह संरक्षक का काम करता है, समझे। आगे है इसी में, एक छत्ते में लगभग 12 किग्रा शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बॉक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होती है। श्रमिक मक्खी जो होता है शहद लाने का काम करती है फूलों से चूसकर। आगे बताते हैं आपको हम, यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खी के जैसे क्या है, मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है वह एक नृत्य करती है अपने साथियों को बुलाने के लिए। जैसे देखिए हम लोग कहीं पे जाते हैं, कुछ स्पेशल मिलता है तो हम अपने साथी को बोल के बताते हैं, तो उस प्रकार से मक्खी में भी अपने साथी में ग्रुप में जाता है, तो जिस मक्खी को मिलता है रस वह वहाँ पे एक नृत्य करता है, मतलब नाचती है, और बाकी मक्खी को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे मतलब मध है। नेक्स्ट है नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। पूछेगा मधुमक्खी के अम्ल में कौन अम्ल पाया, मधुमक्खी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी। अब बताते हैं कि कौन इसमें से इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। अब आगे बताते हैं आपको हम, विश्व जल दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद, ये वाला जो हम बता रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सीटेट एग्जाम में पूछा भी जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। यह जो है इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 5 जून को लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। यह इंपॉर्टेंट है। योग दिवस याद रखिएगा 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ओजोन दिवस ये वाला याद रखिएगा 16 सितंबर वाला, राइट। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, ये वाला याद रखिएगा। अब आपको बताते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और फिर आगे हम आपको बताते हैं, यह देखिए यह लिखा हुआ है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। जैसे पूछता है कि कौन अधिनियम कब मतलब पारित हुआ था। जैसे फर्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 1927 में, राइट। इसको आप याद रखिएगा तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार अधिनियम 2007 याद, जो इम्पोर्टेंट है हम वही बताएंगे आपको, तो इतने कम समय में आपका अच्छा तैयारी हो सके। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन एक है। चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन तो इस समझिए लिखा हुआ है वृक्षों के कटाव से संबंधित था। चिपको आंदोलन वृक्षों के कटाव से संबंधित था। 26 मार्च 1977 में उत्तराखंड के रैनी गाँव से प्रारंभ हुआ गौरा देवी द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसका नेतृत्व करता थे। अब नेक्स्ट है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बताते हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन याद रखिएगा इसको आप। लिखा हुआ है यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख नेता मेघा पाटेकर के अलावा अनिल पटेल बुक्कर सम्मान से नवाजी गई
अरुणाधती राय बाबा अमटे थे। देखिए इसका आपको हम बता देते हैं, पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका याद रखिएगा मेधा पाटकर। बस नेक्स्ट यहाँ पे बिश्नोई आंदोलन क्या है, बिश्नोई आंदोलन समझिए। बिश्नोई समुदाय के पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण के लिए जाना जाता है। इस समुदाय के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं को खुद से ज़्यादा महत्व देते हैं। सन 1700 के आसपास राजस्थान के मरवाड़ क्षेत्र में खेजरली गांव में बिश्नोई आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता अमृता देवी नामक एक महिला ने किया था। देखिए हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन में 2-3 को क्वेश्चन बनता है, और यह पिछले बार जो 2022 के दिसंबर में जो सीटेट एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और ट्रेंड किया था क्वेश्चन। देखिए बिश्नोई आंदोलन पूछेगा, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा राजस्थान से। और किस राजस्थान के किस गाँव से, तो खेजरली गाँव, यहाँ पर लिखा हुआ खेजरली गाँव, राइट। और इसका मतलब कौन नेतृत्व कर रहा था, तो अमृता देवी याद रखिएगा। कब, 1700 ईस्वी के। बस इतना ही है। आगे हम बता देते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम बता रहे हैं, पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आपको बता देंगे, कह देंगे कि यह याद करना अति आवश्यक है। यहाँ लिखा हुआ है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पूछेगा कि पक्षी घोंसला क्यों बनाता है, तो केवल अंडे देने के लिए। जब अंडा से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। आगे है, दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य हो गया और दूसरे जानवर भी है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है चिड़िया के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन रोबिन कलचिरी, इसको कहते हैं इंडियन रोबिन कलचिरी। देखिए इस प्रकार का ये होती है, और इसका लिखा हुआ है यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। पूछेगा पत्थरों के बीच कौन घोंसला बनाता है, तो कलचिरी याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी इस प्रकार का होता है, आप आसानी से ये देख लीजिए। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। पूछेगा कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है, तो फाख्ता पक्षी, जो इंग्लिश में कहते हैं डॉव बर्ड। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है गौराया या कबूतर, देख लीजिए पिक्चर इनका ये वाला है, कबूतर ये हो गया, गौराया ये हो गया। आगे आपको बताते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गौराया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। गौराया कहाँ पे घोंसला बनाती है, तो घर के आसपास। कबूतर खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाती है, जो अभी पिक्चर में देखे हैं आप। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया, क्या है, टेलर बर्ड। यह अपने नुकीली चोंच, यहाँ लिखा हुआ है यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बनाता है। यही है टेलर बर्ड, और यह देख लीजिए कैसे सिया हुआ है, इस प्रकार से देख रहे हैं ना। चलिए आगे है शक्कर खोरा पक्षी, क्या है, शक्कर खोरा। यह एक पेड़ या, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चिथड़े होते हैं, देख लीजिए इस प्रकार का, ये इसी का नाम है शक्कर खोरा पक्षी। आगे देखिए नेक्स्ट है वीवर बर्ड, क्या है, पूछेगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो वीवर बर्ड याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए किस प्रकार का लटकता हुआ घोंसला रहता है, इस प्रकार का, जहाँ भी देखिएगा इस प्रकार का घोंसला, समझ जाइएगा कि यह वीवर बर्ड का घोंसला है। आगे आप देख लीजिए बगुला पक्षी, कौन पक्षी, बगुला पक्षी। तो लिखा हुआ है बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंसों को कीटों से छुटकारा मिलते हैं और बगुले को भोजन मिलता है। बगुला और भैंस सहजीविता का संबंध है। पूछेगा बगुला और भैंस में कैसा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है, समझ रहे हैं ना। अब वसंत गौरी पक्षी है, इसको कहते हैं कठफोरवा, आप लोग सुने होइएगा। लिखा हुआ पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। जैसे देखिए यहाँ पे पेड़ के तना में छेद किया हुआ है, पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती है यह कठफोरवा, समझे। बसंत गौरी पक्षी भी इसको कहा जाता है। आगे आ जाइए, लिखा हुआ कौवा। कौवा के बारे में देख लीजिए, कौवा किस प्रकार से अपना घोंसला बनाती है, इस प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे की तार टहनियाँ होती है। पूछेगा किसके घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है, तो कौवे के। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे। पूछेगा कौन ऐसा पक्षी है जो अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल। अब है उल्लू, क्या है, उल्लू पक्षी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यह एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 डिग्री से 270 डिग्री घुमा सकता है। उल्लू समझ रहे हैं, इस प्रकार का होता है, और इसका मानव के जैसा आँख होता है, देख लीजिए, ये भी पूछता है। मैना लिखा हुआ, मैना रेगिस्तानी मैना चिड़िया। अब नेक्स्ट है मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे करता है। जैसे मैना जो है अपने गर्दन को झटके से पीछे करता है, समझे, यही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कौन ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से पीछे करता है, तो मैना है। अब नेक्स्ट है चील, बाज और गिद्ध। इसको देख लीजिए, चील ये हो गया, बाज ये हो गया, गिद्ध ये हो गया, इसके बारे में समझना है, और यह तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिए यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर
से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होती है। याद रखिए, देखिए चील गिद्ध को जो है 2 पैर होता है, 2 आँख होता है, तो मनुष्य 4 गुना याद रखिएगा। और हाथी बाघ पूछेगा तो वह 6 गुना, क्योंकि उसको 4 पैर होता है, याद करने के लिए बता रहे हैं, और 2 आँख होता है, तो 6 गुना आदमी से वह 6 गुना देखता है। कौन? बाघ और शेर अधिक। और यह पक्षी जो है 4 गुना अधिक देखता है आदमी के तुलना में। नेक्स्ट है यदि किसी, क्या है? यदि किसी मनुष्य को 2 मीटर से देख सकता है तो उसे यह पक्षी 8 किलोमीटर दूर से ही देखने में सक्षम होगा। यह पक्षी पेड़ पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। बाज चील गिद्ध जो है पेड़ पर सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है पक्षियों से उड़ने से संबंधित लिखा हुआ। पक्षी के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु मतलब रूपांतरित होते हैं। मतलब पक्षियों का जो पंख होता है वह सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। समझे? लिखा हुआ पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में, याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है पक्षी की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल सकता है। पक्षी जो, जैसे देखिए हम लोग 2 आँख हैं हम लोगों के पास, बट एक समय में एक ही चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन पक्षी जो है एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाती है, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है, याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चिलबाज वह गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, सफ़ेद व काली में। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं तथा पक्षियों को जल से बचाते हैं। राइट, अब आपको हम बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेर। क्या है? शेर को देखिए, शेर को समझना है। इस प्रकार का यह शेर दिखता है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को जंगल का राजा कहता है। शेर भूरे रंग का जीव है। शेर कैसे रंग का है? तो भूरे रंग का। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं, और याद रखिएगा शेरनी और बच्चे समूह में रहती है। समूह का नेतृत्व शेरनी करता है। जिस प्रकार से हाथी होता है, जैसे हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं, और समूह का नेतृत्व हथनी करता है, बड़े हथनी। इसी प्रकार से इसका भी समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। आगे समझिए, लिखा हुआ है शेर से रिलेटेड है यह। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। कहेगा किसका बच्चा 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देता है? तो शेर का। शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। कुत्ता, बाघ, यह सब जो है अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूँछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार से बाघ को होता है। आगे, शेर का बच्चा जन्म के समय जो है 3 किग्रा का होता है। शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। पूछेगा शेर भारत में किस राज्य में अधिक पाया जाता है? तो गुजरात में। किस पार्क में? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। सांप के बारे में भी क्वेश्चन ट्रेंड होता है ईवीएस में। तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं गाइस। देखिए, जिसमें फर्स्ट है नाग। क्या है? फर्स्ट है नाग, ये याद रखिएगा। 4 प्रकार के सांप में फर्स्ट है नाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोबरा, इस प्रकार का होता है। और आगे आपको हम बताते हैं, यह है दुबैया। क्या है? एक होता है दुबैया, इस प्रकार का दुबैया होता है। नेक्स्ट करैत होता है। अगला है अफाई, इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सांप से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सांप के काटने की दवा सीरम सांप की जहर से बनती है। देखिए, सांप के काटने की दवा सीरम जो सांप के जहर से बनता है। सांप के 2 खोखले दांत भी होते हैं, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। समझे बात को? और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। सीटेट में पिछले बार ईवीएस में सांप से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए अब की बार भी पूछने का ज़्यादा चांस है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। पूछेगा कि सांप भोजन को चबा कर खाता है कि निगलता है? तो निगलता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया लोग सांप के डंक से के निशान से जाने जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग समझ सकता है, जैसे सांप, अगर मान लीजिए किसी बंदे को सांप काटा है, तो उस बंदे को देखकर कालबेलिया लोग मालूम कर सकता है कि कौन सांप ने काटा है, क्योंकि वह सांप का काम करता है नचाने का, दौड़ाने का। आगे है, कालबेलिया लोग बेटी के शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है शादी ब्याह, देखते हैं किसी को भैंस मिलता है, किसी को गाय मिलता है, इस प्रकार से वहाँ पे जो है कालबेलिया लोग बेटी के शादी में तोहफे में सांप देते हैं। नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव जो है अजगर है। हाथ अगर बड़ा पूछेगा तो बड़ा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लिखा हुआ है किंग कोबरा एक ऐसी सांप है जो अपने बच्चों को भोजन के रूप में खा जाता है। किंग कोबरा।
अब नीली व्हेल यह इंपॉर्टेंट है, बट आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए यह क्या है। अब नेक्स्ट है चींटी। चींटी जो है आपको बता देते हैं, चींटी जो है सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते हैं, समझे। और चींटी कॉलोनी में रहता है, सिपाही बिल की सुरक्षा करते हैं और रानी चींटी अंडे देते हैं। इसमें भी मक्खी के जैसा ही होता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको हम बताते हैं। एक यहाँ पे मकड़ी दिया हुआ है, क्या है, मकड़ी। देखिए मकड़ी जो है यह इंसेक्ट नहीं है, मकड़ी कीड़ा नहीं है गाइज। मकड़ी को देखिए, मकड़ी को कितने पैर है, देखिए 1 2 मतलब 8 पैर है इसके पास। कितने पैर है इसके पास, 8 पैर है। और इसका जो है आपको बताते हैं, इससे रिलेटेड बातें कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, बाकी यह इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। अब आपको इसको समझिए, रेशम का कीड़ा को समझना तो इम्पोर्टेंट है। रेशम का कीड़ा से संबंधित बातें, इस प्रकार का रेशम का कीड़ा होता है। और आपको रेशम का कीड़ा जो है क्वेश्चन ट्रेंड बहुत ज़्यादा करने का संभावना है और करेगा। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर रहते हुए भी पहचान जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यह याद रखिएगा हाउस के बारे में, पत्थर तथा लकड़ी के बने घर मनाली में मिलता है। ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिक वर्षा तथा हिम वर्षा होती है, इन घरों की छतों को ढलाव बनाया जाता है। इस प्रकार से बनाया जाता है क्योंकि इस पर जो है बर्फ़ गिरे तो आसानी से स्लाइड हो सके। नेक्स्ट पत्थरों से बने घर, यहाँ पे देख सकते हैं। पत्थरों से बने घर की यहाँ पे दिया हुआ विशेषता यही है। लद्दाख, लेह सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। पूछेगा ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, तो लद्दाख को। चांगथांग लद्दाख का एक भाग जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी, सुनसान व पथरीला है। आगे आपको हम बताते हैं, यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य लिखा हुआ है। यह देखिए, थार मरुस्थल यह रेतीली गर्म मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय खासी पहाड़ी में होता है। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। आपको आगे बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रेल की आरक्षित टिकट से प्राप्त जानकारी। यह समझिए, इसमें जो है कैटेगरी लिखा होता है, ट्रेन नंबर आता है, ट्रेन का नाम रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय रहता है, गंतव्य स्थान तक पहुँचने की तारीख रहता है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान, टिकट समाप्त होने का स्थान आता है, बर्थ नंबर आता है, किराया रहता है ट्रेन के टिकट पर। यह जानकारी पूछा जाता है। और बाकी आप इस पर कुल दूरी भी रहता है, PNR संख्या रहता है, पूछता है कभी कभी। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यार ये रखिएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड रहता है। पूछेगा PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यह इंपॉर्टेंट। बाकी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय जो है पार्क के बारे में बताते हैं। राजस्थान में जो है जो राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट होगा वह हम आपको बताएंगे सीटेट एग्जाम के लिए। देखिए राजस्थान में है एक राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। याद रखिएगा, राजस्थान को कहते हैं क्या, रेगिस्तान, और डेजर्ट का मतलब ही रेगिस्तान ही होता है, तो याद रखिएगा इससे। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। बाकी यह जो देखे हैं ना 1 से 9 तक, यह मध्य प्रदेश में। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, संजय नेशनल पार्क यहाँ पे मध्य प्रदेश में, माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, वन विहार पार्क भी मध्य प्रदेश में है गाइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है मैलिंग राष्ट्रीय पार्क, यह कभी सीटेट में नहीं पूछा है। अभी नामदफा राष्ट्रीय पार्क, यह याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें तो कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क पूछ चुका है सीटेट एग्जाम में, याद रखना है। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय पार्क, याद रखना है, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय पार्क। झारखंड है बेतला राष्ट्रीय पार्क, याद रखना है। मणिपुर कबीलू लामजाओ नेशनल पार्क अभी नहीं पूछा है कभी। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी नहीं पूछा है, यह मणिपुर का है। सिक्किम में जो है देखिए बताते हैं आपको हम, सिक्किम क्या है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, यह इंपॉर्टेंट है। यह पिछले बार ऑनलाइन में पूछा है, कई बार ही पूछा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। अब आपको बताते हैं तमिलनाडु का जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, अन्नामलाई, याद रखिएगा तमिलनाडु। उड़ीसा सिमली राष्ट्रीय पार्क, यह उड़ीसा से भी कभी नहीं पूछा है। मिजोरम में जो है मुरनेल राष्ट्रीय पार्क, फंगुपुई नेशनल पार्क, यह भी नहीं पूछा है। मिजोरम से रिलेटेड बातें, मिजोरम में मिजो भाषा बोला जाता है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को बताते हैं आपको हम। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। लद्दाख में हेमीस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, यह याद रखिएगा। हमने पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क मतलब वहाँ पे अवस्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क पूछ चुका है सीटेट में। अब नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, यह जो है असम के बारे में देख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यह पूछ चुका है कितने बार, यह याद रखिएगा आप लोग। बाकी आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, नागार्जुन राष्ट्रीय सागर पार्क, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है।
जो जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो हम आपको बताते जा रहे हैं, और उसको आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, और वहाँ पर आराम से आप नंबर ले आइएगा। यह महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट नहीं है। अंडमान निकोबार में जो है यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ याद रखिएगा, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, यह चारों इंपॉर्टेंट है। अब आ गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आप लोग जानते भी हैं, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, यह सब इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का नया नाम बदल कर रखा गया है। क्या रखा गया है हम अभी को मेरे को याद नहीं आ रहा है, आपको अगर हम याद आएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट, केरल में पेरियार नेशनल पार्क पाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताते हैं आगे कर्नाटक क्या है। कर्नाटक में जो है नागरहोल क्या है, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। पंजाब में जो है, यह पंजाब का इम्पोर्टेंट नहीं है। तेलंगाना महावीर, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बिहार में देख लीजिए, बिहार का हम आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी याद रखना है। बट आज का EVS यहीं पे ख़त्म होता है, और हम कल से जो बनाएंगे CDP का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप मेरा पिछले का 2 वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आई होप आपको EVS के कंटेंट में 10 नंबर कोई नहीं छीन सकेगा। और बाकी अगर वैसा क्वेश्चन रहा तो आप 15 में 15 भी मार सकते हैं। तो कैसा रहा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।